मीरा दिल्ली के एक कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। मीरा कॉलेज से हॉस्टल जाती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से शीला काकी बोलती है, मीरा बेटा जितनी जल्दी हो सके बनारस आ जाओ। मीरा बोलती है, क्या बात है काकी, सब ठीक है ना? शीला काकी बोलती है, कुछ मत पूछो बेटा, बस तुम जितनी जल्दी हो सके बनारस आ जाओ। मीरा बोलती है, माँ ठीक है ना काकी? उधर से फ़ोन कट जाता है। मीरा बहुत घबरा जाती है। वो तुरंत अपना सामान बांधती है और बनारस के लिए निकल जाती है। जब वो बनारस पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर में भीड़ लगी हुई है और उसके माँ के शव के आसपास कुछ औरतें बैठी हुई हैं। और तभी मीरा वहाँ पहुंचती है। मीरा दरवाजे पर ही अपना बैग छोड़ती है और अंदर आकर अपनी माँ से लिपट के रोने लगती है। सभी औरतें उसे सांत्वना देती है। फिर जैसे शव को उठा के शमशान ले जाना का टाइम होता है, मीरा भागकर बाहर जाती है और बोलती है, हम भी जाएंगे। तभी एक बूढ़े चाचा बोलते हैं कि शमशान में लड़कियां नहीं जाती। तो काका बोलते हैं, जाने दीजिए चाचा, शव के साथ कोई अपने का होना भी ज़रूरी है। तो मीरा भी साथ साथ चल देती है। भरी आंखों से नीचे ज़मीन को देखते हुए वो शमशान पहुंच जाती है। उसके सामने वो सारे सवाल थे जो वो अपनी माँ से पूछना चाहती थी, मगर उसकी माँ ने कभी उसको ये मौका ही नहीं दिया। वो हमेशा ही मीरा को अपने से दूर रखती थी। दूर ही उसने स्कूल करवाया, कॉलेज करवाया, कभी मीरा को पता ही नहीं चलने दिया कि उसके साथ क्या चल रहा है। फिर शव को, चिता को आग दी जाती है। उसके बाद फिर वो वहाँ से घर आती है, साफ़ सफाई करके घर को बंद करती है और दिल्ली वापस आ जाती है। यहाँ कॉलेज आने के बाद मीरा एक टेबल पे बैठ के पुस्तक के पन्ने पलट रही होती है और कुछ सोच रही होती है। तभी उसे आवाज़ आती है, ओ मैडम, कब तुम बिना बताए फरार होना बंद करोगी? मीरा उस तरफ देखती है और फिर नीचे मुंडी कर लेती है। तभी निधि पास आती है और बोलती है, कहाँ गई थी तुम, वो भी बताए बिना? मीरा हल्की सी आवाज़ में भीगी आंखों से बोलती है, निधि माँ नहीं रही। निधि मीरा के बगल में बैठते हुए बोलती है, क्या, कैसे, ये कैसे हुआ? तुमने बताया नहीं, अगर तुम बताती तो मैं भी साथ चलती। मीरा बोलती है, मैं कुछ नहीं पता निधि कि उनके साथ क्या हुआ, किस बीमारी से जूझ रही थी। वो हमें कभी कुछ बताती भी नहीं थी। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हो गया। निधि मीरा को गले से लगा लेती है और बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो क्लास चलो। फिर दोनों क्लास जाते हैं और फिर शाम को छुट्टी होने के बाद मीरा हॉस्टल जाती है और निधि अपने घर जाती है। जब मीरा हॉस्टल पहुँचती है तो वार्डन बोलती है, तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है, चलो हॉस्टल खाली करो। मीरा उनसे धीमे लफ्ज़ों में बोलती है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। वार्डन बोलती है, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, निकल जाओ, सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर वार्डन वहाँ से बड़बड़ाती हुई निकल जाती है। मीरा अपने कमरे में जाती है, अपने सामान बांधती है और वहाँ से निकलते हुए रागिनी से बोल देती है, सुनो रागिनी, हम वापस बनारस जा रहे हैं, बोलकर निकल जाती है। रात भर वो स्टेशन पे बैठी रहती है। दूसरे दिन सवेरे जब कॉलेज निधि आती है तो मीरा को कॉलेज में ना पाकर वो रागिनी से बोलती है, सुनो रागिनी, तुमने मीरा को देखा, वह आज कॉलेज क्यों नहीं आई, सब ठीक तो है? रागिनी बोलती है, हाँ तुम्हें नहीं पता, वार्डन ने मेरा को हॉस्टल से निकाल दिया है। निधि झुझला के पूछती है, क्या, क्यों? तो रागिनी बोलती है, उसने 3 महीने का रेंट नहीं दिया था इसलिए। तो फिर निधि बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है? तो रागिनी बोलती है, हाँ वो बोल रही थी कि वो वापस बनारस जा रही है। इतना सुनते ही निधि अपनी स्कूटी निकालती है और स्टेशन की तरफ निकल जाती है। जब वो स्टेशन पे पहुंचती है तब देखती है कि ट्रेन जा चुकी है। वो निराश होकर वापस पीछे मुड़ती है तो देखती है मीरा अपने बैग के साथ बैठी हुई कुछ सोच रही है। निधि उसके पास जाती है, उसके गले से लगा लेती है। उसको इस बात की खुशी थी कि चलो मीरा तो मिल गई, लेकिन दूसरे ही पल वो मीरा पे झुझलाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए आने की? तुम कब ऐसे बिना बताए कहीं जाना बंद करोगी? फिर वो मीरा को धीरे से दूर करती है और फिर बोलती है, मीरा तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इतना बड़ा कॉलेज है, इतने सारे लोग हैं, बट मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाई, पता है क्यों? क्योंकि तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, इसलिए। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दोस्त बोलती हूँ,
मैं सच में दिल से तुम्हें दोस्त मानती हूँ। फिर वो उसका सामान उठाती है और कुछ सामान मीरा को थमा देती है और बोलती है चलो। मीरा पूछती है कहाँ? निधि बोलती है कोई सवाल नहीं। फिर दोनों स्कूटी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। फिर दोनों हॉस्टल जाते हैं। हॉस्टल जाने के बाद निधि वार्डन से बोलती है आपकी हिम्मत कैसे हुई है मेरी दोस्त को यहाँ से निकालने की? तो वार्डन बोलती है इसने 3 महीने का रेंट नहीं दिया। तो निधि बोलती है तो इस तरीके से रात को किसी भी लड़की को आप बाहर निकाल दोगे? आपको पता भी है इतने बड़े शहर में इसका कोई नहीं है? वार्डन बोलती है अरे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इन सब लड़कियों के चोंचले। घर वाले पैसा भेजते हैं लेकिन यहाँ अय्याशी करने में उड़ा देते हैं और बहाना बनाते हैं कि पैसा नहीं है अभी। निधि वार्डन को झगड़ा करते हुए बोलती है मैं इसका मुंह नोच लूँगी। तभी मीरा उसको पकड़ते हुए बोलती है क्या कर रही हो निधि, ऐसा कुछ मत करो। तभी निधि गुस्से में बोलती है ये चाहे जिसके बारे में जो भी बोले पर तुम ऐसी नहीं हो। उसके बाद वो रेंट का पैसा उस हॉस्टल के वाले वार्डन को देती है और बोलती है दोबारा किसी लड़के को इस तरीके से रात को मत निकालना, और मीरा को लेके वहाँ से चली जाती है। मीरा बोलती है चलो। तो निधि बोलती है अब चलो। मीरा बोलती है कहाँ? निधि बोलती है वहाँ जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। फिर निधि वहाँ से निकल जाती है और एक बड़ी सी आलीशान घर के सामने आके रुकती है। मीरा नेम प्लेट देखती है तो उस पर लिखा होता है व्यास हाउस। मीरा को लेके निधि अंदर जाती है और चिल्लाते हुए सबको बुलाती है दादू दादी मम्मी पापा भैया सब लोग बाहर आ जाइए। सब लोग आ जाते हैं। निधि सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है ये है मेरी दादी और ये है मेरे दादाजी, ये है मेरी माँ राधा व्यास और ये है मेरे पापा विजय व्यास और ये है मेरे भाई अर्जुन व्यास। और सबको बोलती है ये है मेरी दोस्त मीरा। फिर वो दादाजी के पास नीचे ज़मीन पे बैठ के बोलती है दादू मीरा का इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी अभी उसकी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी है। वो अकेली है। उसने 3 महीने से रेंट नहीं दिया था तो मैंने उसे अपने घर ले आई। मैंने ठीक किया ना दादू? तो दादू ने बोला बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची, वैसे भी मुश्किल वक्त में दोस्ती दोस्त के काम आता है। उसके बाद राधा मीरा के पास आती है। गोरी खूबसूरत सी लड़की। उसकी एक चोटी बनी हुई थी, उसकी एक लटाएँ उसके गालों पे लटक रही थी, आँखों में काजल, होठों में हल्की गुलाबी लिपस्टिक, सलवार सूट में मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। राधा उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोलती है कोई इतना खूबसूरत पर इतना उदास एक साथ नहीं होना चाहिए, आप हंसती हुई अच्छी लगती हैं। तो मीरा मुस्कुरा देती है और सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम बोलती है। उसके बाद राधा बोलती है चलो तुम दोनों भी नाश्ता कर लो और मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करती हूँ। फिर राधा उन दोनों को भी नाश्ते के लिए बुलाती है और सब मिलकर नाश्ता करते हैं। अर्जुन बोलता है अच्छा चलिए मैं निकलता हूँ। हाँ तो विजय बोलता है ठीक है मैं और बाबा आते हैं। इतना बोल के अर्जुन जाने लगता है तो फिर पलट कर मीरा को बोलता है बाय मीरा। तो अर्जुन भी धीरे से बोलती है बाय। फिर वो चला जाता है। नाश्ता करते वक्त मीरा पहले रुक जाती है। जब वो रुकती है वो कुछ सोचने लगती है तो राधा की नज़र मीरा पे पड़ती है। राधा उसके सर पे हाथ सहलाते हुए बोलती है बेटा वक्त चाहे कितना ही बुरा हो गुज़र जाता है, तुम फिक्र मत करो सब अच्छा होगा। उसको इस तरीके से जब राधा सर पे हाथ फेरती है तो मीरा को अपनी माँ की याद आती है। वो रो पड़ती है तो राधा उसको गले से लगा के बोलती है बस बहुत हुआ चलो अब नाश्ता करो। उसके बाद राधा निधि के कमरे में ही एक बेड लगवा देती है। निधि के कमरे में सिंगल बेड था तो वो एक और बेड लगवा देती है मीरा के लिए और मीरा का सामान भी निधि के कमरे में रख देती है और सब कुछ अच्छे से एडजस्ट हो जाता है क्योंकि कमरा अच्छा बड़ा था। जब निधि अपने रूम में जाती है तो बोलती है यू ये कैसी बदबू है? राधा बोलती है अरे सॉरी बेटा तुम्हारे रूम में फिनाइल का बोतल टूट गया था, बस उसी की बदबू है। तुम एक काम करो मेरा कमरा यूज़ कर लो नहाने के लिए। तो निधि बोलती है नहीं रहने दीजिए मॉम, हम अर्जुन भैया का कमरा यूज़ कर लेते हैं। तो मीरा पहले अपना कपड़ा लेके मीरा को बोलती है तुम जाओ पहले अपना फ़्रेश हो जाओ उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो फिर मीरा अपना कपड़ा लेके अर्जुन के रूम में जाती है फ़्रेश होने के लिए। जब वो अर्जुन के रूम में जा रही होती है तभी उसको एक और रूम सामने दिखता है जिस पर लिखा था अक्षत व्यास अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। नेम प्लेट पढ़ते ही मीरा सोचती है भला ऐसा भी कोई नाम रखता है। उसके बाद मीरा अंदर चली जाती है। बाहर आने के बाद शाम को सब हंसी मजाक करते हैं। मीरा के आने से घर में अलग ही रौनक आ गई थी। शाम को मीरा राधा का हाथ बटाती है खाना बनाने में और हर काम में राधा के साथ ही रहती है। उसे राधा बहुत अच्छी लगती थी और राधा भी मीरा को बहुत पसंद करने लगी थी। रात को सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात के करीब 12:30 बजे
मीरा की आँख खुलती है और वो पानी पीने के लिए देखती है तो पानी नहीं रहता। वो नीचे आती है और पानी लेती है। तभी उसे ऊपर जाने के बाद बालकनी से आवाज़ आती है जैसे कोई अंदर आया हो। वो देखती है तो सोचती है मैं किसे बताऊँ, किसे जगाऊँ। उसके बाद अपने कमरे में जाती है और अपना ब्लैंकेट लेकर बाहर आती है और जो आदमी उसके अंदर बालकनी से अंदर आया था उसको पीछे से उस पर ब्लैंकेट डाल कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चोर 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 चोर, निधि निधि और राधा माँ सबको बुलाने लगती है। तो सब डर के मारे लाइट चालू करते हैं और बाहर आते हैं। देखते हैं कि वो अक्षत है जिसे मीरा ने चोर बोल के पकड़ रखा था। उसके ऊपर से कंबल हटाते हैं तो अक्षत रहता है। अक्षत गुस्से में मीरा को घूर रहा होता है। ये तो पहली मुलाकात थी और अक्षत सोच रहा होता है ये लड़की है कौन और इसको मैं चोर दिखता हूँ, मतलब मेरे ही घर में घुसने के लिए इसने मुझसे चोर समझ लिया। फिर विजय बोलता है इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। राधा बोलती है एक्चुअली इसके दोस्त की शादी का पार्टी था तो ये वहीं गया था, मुझे बता कर गया था। और उसके बाद सब सोने के लिए चल जाते हैं। अर्जुन अक्षत के कंधे पे हाथ मार के बोलता है भाई ऐसे चोरों की तरह आओगे तो चोरी समझेंगे ना तुम्हें। फिर अक्षत गुस्से में मीरा को घूरते हुए अर्जुन से पूछता है ये लड़की है कौन। तो अर्जुन बोलता है ये निधि की दोस्त है, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। तो फिर अक्षत एक शरारती स्माइल के साथ बोलता है अच्छा फिर तो देख लूँगा इसे।